अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पिछले लेक्चर तक जो हमने कवर किया है वो हमने देखा है कि एक्सक्रीशन हाइड्रा के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर किस अंदाज से होती है। सो आज उसी टॉपिक की एक्सटेंशन के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है, हाउ दिस एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस अमंग अ फ्यू अदर एनिमल्स लाइक एनिलेट्स एंड लाइक आर्थ्रोपोड्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एनिलेट्स जो होते हैं, जो फाइलम एनालिडा से बिलोंग करते हैं, वो सेगमेंटेड फॉर्म कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म। जैसा कि आप देखते हैं कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड है। सो इफ दिस इज अ सेगमेंट, अगेन दिस इज सेप्टम। सो फिर जब दूसरा सेगमेंट आएगा, एक और सेप्टम यानी दरमियान वाली दीवार आएगी। सो टुकड़ों में बटी हुई बॉडी है। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सेगमेंटेड फॉर्म्स जो हैं उनके अंदर मेटामेरिक बॉडी फॉर्म पाई जाती है, यानी दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी बैरूनी तौर पर भी इनमें सेगमेंट्स हैं और अंदरूनी तौर पर भी सेगमेंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अब स्टूडेंट्स, हमने जो कि एक्सक्रीशन देखनी है, इससे पहले हमने देखा कि हाइड्रा के अंदर कोई एज सच एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमने देखा कि प्लेनेरिया जो है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स ग्रुप से बिलोंग करता है, उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम एज ए फ्लेम सेल हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि ये वो फाइलम है जिसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सिलोमेट भी है, यानी इनमें सिलोमेट फ्लूइड भी मौजूद होगा बिकॉज दे हैव सीलोम। सो इनके इस मेटामेरिक बॉडी फॉर्म के अंदर हर सेगमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं मेटानेफ्रिडियम। सो ये मेटानेफ्रिडियम हर सेगमेंट में एक पेड़ की शक्ल में मौजूद है, यानी इनकी बॉडीज की नीचे वाली साइड से देखें तो लेफ्ट और राइट पे ओपनिंग्स नजर आएंगी। वो ओपनिंग्स किस चीज की हैं? वो इस मेटानेफ्रिडियम की है, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम है किनके अंदर, अमंग एनिलेट्स, जिसकी एग्जांपल हमने अर्थवॉर्म के तौर पर डिस्कस करना शुरू की है। स्टूडेंट्स, अब इसका ओवरऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसे है? इनके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोस्टोम। तो नेफ्रोस्टोम का ये सामने वाला पार्ट जो है, एग्जैक्टली जो पोर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं नेफ्रेडियोस्टोम, यानी ओवरऑल ये नेफ्रोस्टोम है और इसकी ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम। अब ये एक ट्यूब है स्टूडेंट्स, जो कि सिलोमिक फ्लूइड में इस तरह से मौजूद है। आप लोग देखते हैं कि इसके ऊपर काफी सारे सीलियास मौजूद हैं। सो बॉडी का जो भी फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड, वो इसमें एंटर होता है। अब आप ये देखें, यहाँ पर सेप्टम मौजूद है और उस सेप्टम में से आगे जाकर अगले सेगमेंट के अंदर ये नेफ्रेडियोस्टोम मौजूद है। ओवरऑल ये ट्यूब जो है ये पिछले सेगमेंट में गुजर रही है। अब इसमें से फ्लूइड मूव करते करते इन कलेक्टिंग नेटवर्क में से गुजरते हैं। सो ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है आपको ट्यूब्स का, ये वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें से फ्लूइड गुजरेगा। पर स्टूडेंट्स, वो फ्लूइड अपने अंदर जरूरी नहीं है कि सारे वेस्ट मटेरियल लेकर मूव कर रहा है। काफी सारे साल्ट्स और ऐसा मटेरियल मौजूद होता है जो बॉडी की जरूरत होती है, लिहाजा उसको रीएब्सॉर्ब करवा के दोबारा बॉडी का ही पार्ट बनना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये फ्लूइड मूव करता है, ये देखें, ये जो ब्लू कलर के मैंने लाइंस लगाई हैं, ब्लू कलर वाली लाइंस इंडिकेट करती हैं
इन कलेक्टेड ट्यूब्यूल्स को, और उनके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की मैंने आपको एक नेटवर्क सी दिखाई है, दीज आर ब्लड कैपिलरीज। तो ये कैपिलरी नेटवर्क है। क्यों ऐसा? जैसे जैसे इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से वो फ्लूइड गुजरेगा, उसमें से जो ऐसा मटेरियल है जो दोबारा बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी के हैंड ओवर कर दिया जाता है in order to use again for other body functions। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हुआ ना कि जब ये फ्लूइड मूव करता करता और अच्छा और इस्तेमाल होने वाला मटेरियल वापस बॉडी को इस कैपिलरी नेटवर्क के जरिए देके जा रहा है, एट द एंड इसमें दाखिल होना है इस ब्लेडर के अंदर। सो ब्लेडर के अंदर दाखिल होकर अब ये वो मटेरियल है जिसमें से तकरीबन हर एक काम की चीज जो है, वो साल्ट हो, वो पानी हो, या दीगर कोई भी चीज हो, ग्लूकोज की शक्ल हो, वो दोबारा बॉडी को वापस मिल चुका है। नाउ इन दिस ब्लेडर देयर इज ओनली वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स, ये वेस्ट मटेरियल बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है एक पोर के जरिए। ये देखें, इस ब्लेडर के एंड पे एक पोर आपको नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड नेफ्रेडियोपोर। व्हाट इज नेफ्रेडियोपोर? The pore that leads outside of the body for the excretion of waste material, particularly nitrogenous metabolites. This pore is called nephridiophore. So students, ये मैंने आपको एक मेटानेफ्रेडियम की फिजियोलॉजी बताई। ऐसा ही लेफ्ट पे मौजूद है एनिलेट्स की बॉडी में, और ऐसा ही राइट पे है। मतलब सामने से देखें तो बॉडी के अंदर पेयर के शक्ल में है, हर सेगमेंट में दो, फिर दो, फिर दो। इस अंदाज से ये मेटानेफ्रेडियम काम करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांसमेंट अमंग एनिलेट्स। यानी देखें ना, जैसे जैसे हम एनिमल को एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखते जा रहे हैं, उनकी बॉडी के फंक्शंस भी कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। यानी कि हाइड्रा में बिल्कुल नहीं था कोई सिस्टम, उसके बाद प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रेडियम मौजूद था, और यहां पे आके हमने देखा एनिलेट्स के अंदर मेटानेफ्रेडियम काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, इससे आगे जो हमने एग्जांपल देखनी है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में से। आप लोगों ने आर्थ्रोपोडा का नाम अपनी प्रीवियस क्लास में सुना है, और स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया जो है, इसमें से रिमेंबर दैट आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल ऑफ द फाइला बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमेलिया। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक बड़ा यूनिक किस्म का बेमिसल और बेमिसाल किस्म का सिस्टम है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और उसको नाम दिया जाता है Malpighian tubules। Students, what are Malpighian tubules? These are specialized structure, or you can say this is the system of tubes for the excretion present among arthropods। यहाँ आर्थ्रोपोड्स में से एक एग्जांपल हमने कॉकरोच की डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स यूनिक और बेमिसल और बेमिसाल इस अंदाज से हैं कि दुनिया में जितने भी बाकी एनिमल्स पाए जाते हैं, किसी का एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच्ड नहीं है। लेकिन यहाँ आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये यूनिकनेस है, ये एक बेमिसल और बेमिसाल इनके अंदर सिस्टम है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसी के साथ अटैच्ड है, जिसको हम लोग मालपिजियन ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। आइए हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, दिस इज द गट। ये जो ब्लू कलर के अंदर मैंने ड्रा किया हुआ है, ये गट को इंडिकेट करता है। हमें पता है कि गट के अंदर जो माउथ है, एसोफेगस वगैरह, फेरिंक्स, यहां से वो डाइजेस्टिव मटेरियल मूव करता चला जाता है। जब
जो कि साइनोसिस के अंदर मौजूद होता है। साइनोसिस छोटी छोटी कैविटीज हैं जिसमें बॉडी का सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद है। सो वो मटेरियल जो बॉडी में इस्तेमाल होना है वो साइनोसिस के अंदर है। सिंगल को हम कहते हैं साइनस, एक छोटी सी पॉकेट, एक छोटी सी कैविटी, एक जगह जहां पे फ्लूइड मौजूद है, हेमोलिम्फ मौजूद है। वो लिम्फ जो है वो ब्लड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। याद है आप लोगों ने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा के अंदर कोई पिगमेंटेड ब्लड नहीं होता। सो वो जो बाकी मटेरियल बचता है उस मटेरियल को सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम हम देते हैं। वो साइनोसिस के अंदर मौजूद है स्टूडेंट्स। उन साइनोसिस के अंदर फूड मटेरियल अब्जॉर्ब होता चला जा रहा है। यहाँ पे मौजूद है मालपीजियन ट्यूब्स। ये देखें, ये ओवरऑल गट जा रही है जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। इसी के साथ वो सिस्टम एडजेसेंट है, ये मालपीजियन ट्यूब। यहाँ पे भी मालपीजियन ट्यूब नजर आ रही है। सो मालपीजियन ट्यूब्स का काम क्या है स्टूडेंट्स? ये जो फ्लूइड मौजूद है ना, यहाँ से जितना भी मटेरियल है जो कि वेरियस मटेरियल के तौर पर है उसको इसके अंदर यानी मालपीजियन ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। अब दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। कैसे? यहां से चलते चलते डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो रेक्टम के अंदर पहुंच चुकी है। दिस इज रेक्टम, द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब रेक्टम के अंदर डाइजेस्टिव वेस्ट किस शक्ल में मौजूद है? सॉलिड, जिसको आप लोग कहते हैं ठोस मटेरियल है। लेकिन यहां पे आप देखते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है जो मालपीजियन ट्यूब्स में इकट्ठी हो रही है वो सेमी सॉलिड है या लिक्विड है। लिहाजा वो कलेक्ट करके भी कहां भेजी जाती है? एट द एंड इसी रेक्टम के अंदर। सो सॉलिड के साथ जब कोई लिक्विड आके मिक्सअप होता है ये वेस्ट मटेरियल बन जाता है सेमी सॉलिड। सो सेमी सॉलिड इनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट की फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं कि ये यूरिक एसिड है। हमने जब नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स को डिस्कस करना शुरू किया था स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि एक फॉर्म होती है अमोनिया, दूसरी फॉर्म होती है यूरिया, तीसरी फॉर्म होती है यूरिक एसिड। सो व्हाट इज अमंग द आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीटरी मटेरियल? दैट इज अ सेमी सॉलिड यूरिक एसिड। फिर से सुन लें स्टूडेंट्स कि डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो यहां से मूव करते करते एट द एंड रेक्टम के अंदर पहुंचता है। साथ ही मालपीजियन ट्यूब्स ने जो कि साइनोसिस के अंदर यूं सस्पेंडेड हैं, उन्होंने जो एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स है वो उन साइनोसिस में सर्कुलेट करने वाले फ्लूइड में से जज़ब करके अपने अंदर स्टोर करके फिर किसको सेंड किया? वो सेंड किया इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड पॉइंट रेक्टम की तरफ। और यहां से वो सॉलिड जो डाइजेस्टिव वेस्ट थे और वो लिक्विड जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट थे वो मिक्सअप होके एक सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा की शक्ल में बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। केमिकली दिस इज यूरिक एसिड। याद होगा कि हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया था अमीनोटिलिक, यूरियोटिलिक एंड यूरिकोटिलिक। सो आर्थ्रोपोड्स में से कॉकरोच की जो एग्जांपल हमने ली जिसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, इनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट की केमिस्ट्री क्या है? दैट इज यूरिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर ओवरऑल जिन एनिमल्स का तस्करा किया, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच, ये चारों के चारों बिलोंग करते हैं फ्रॉम इनवर्टिब्रेट पोर्शन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, पेचीदगी की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें पता हो
कि हर आने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये जो दर्जा बदर्जा चेंज आता चला जाता है, यही सारी की सारी इवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो आज के लेक्चर के अंदर हमने एनेलिडा में से अर्थमान को और आर्थ्रोपोडा में से कॉकरोच को एज रिप्रेजेंटेटिव एनिमल डिस्कस किया फॉर एक्सक्रीशन आप लोगों ने कैरी किया होगा। इंशाअल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर बाकायदा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स देखेंगे एंड व्हाई वी वांट टू सी ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स। याद करें, इस होम्योस्टेसिस के पहले लेक्चर में बताया था कि ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, इन तीनों सिस्टम्स को समझ गए तो हमें होम्योस्टेसिस समझ आ जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम अगले एनिमल्स का तज़किरा करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।